फिजियोलॉजी इन प्लांट्स में जो दूसरा लेसन है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इम्पॉर्टेंट लेसन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे वीडियोस में हम ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फर्मेंटेशन, इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी टॉपिक आपसे पूछा जाता है बोर्ड में बहुत सारा कवर करेंगे। 11th के एग्जाम्स में पूछा जाता है बहुत सब कवर करेंगे। साथ ही साथ नीट के पर्पज से जितना भी कॉम्पिटिटिव कंटेंट होगा वो हम आपको इसमें कवर कराएंगे। साथ ही PYQs के लिए आपकी एक प्रैक्टिस करवाएंगे अलग से, जिसमें 100 क्वेश्चंस करीब होंगे, उनको हम सॉल्व करवाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस जो आपने पढ़ी है, ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, और फिर उसके बाद आपने पढ़ा फर्मेंटेशन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक 12.4 एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे है, मेरी बात समझिए ध्यान से। ग्लूकोज से क्या बना था? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी तो उसमें 2 तरीके से पाथवे बनता है। एक में बनता है लैक्टिक एसिड, एक में बनता है आपका इथाइल अल्कोहल। लेकिन ये जो टॉपिक हैं इन दोनों टॉपिक्स को 5 मिनट की वीडियो में हमने कवर कर दिया, इसको आप वहां से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट है एरोबिक रेस्पिरेशन। पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन ना हो तो पायरुविक एसिड का ये पाथ है, और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुविक एसिड क्या करेगा और किस तरीके से प्रोसेस की स्टार्ट होगी, तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन आता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक स्ट्रक्चर की नीड होती है सेल को, जिसको बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें 2-3 चीजें आपको समझनी है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और इस पायरुविक एसिड का जो 3 कार्बन है, इसका फार्मूला होता है पायरुविक एसिड का, ये दिख रहा है आपको, ये पायरुविक एसिड है। इस पायरुविक एसिड से तीनों कार्बन को CO2 फॉर्म में निकाला जाना है। पहला तो ये काम होगा। दूसरा काम यह है कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन हाइड्रोजन को तोड़ दिया जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, और उन इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से इन प्रोटॉन को बाहर पंप कर दिया जाएगा। अब एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपने पढ़ा है, आप केवल उसको समझिए कि पायरुविक एसिड जैसे ही मैट्रिक्स में एंटर करेगा, इस पायरुविक एसिड पर 2 काम होंगे इंपॉर्टेंट। हमने आपको बताया था सबसे पहला काम डिहाइड्रोजिनेज। आपको इसका नाम याद है? जिन लोगों ने ग्लाइकोलिसिस का देखा होगा वीडियो, उनको ये सारे एंजाइम्स के नाम अपने आप याद हो गए होंगे, क्योंकि उसमें सारी ट्रिक बताई थी मैंने। तो इस डिहाइड्रोजिनेज मीन्स, डी मीन्स निकाल दिया, हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन, ASE माने एंजाइम। तो ये काम किस पे कर रहा है? पायरुवेट पे। तो ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम या पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर इससे हाइड्रोजन को ले लेगा। कौन लेगा इसको? तो इसके लिए हाइड्रोजन कैरियर है NAD, जो इसको लेगा और फॉर्म बना देगा NADH प्लस प्रोटॉन। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ये वर्क कर रहा है, यहां पर एक काम साइमल्टेनियसली और भी होगा, वो है यहां पर CO2 का निकलना। यानी कि पायरुविक एसिड जो है, इसके 3 कार्बन में से एक कार्बन CO2 फॉर्म में निकल जाएगा। अब कार्बन को कौन निकालता है? डीकार्बोक्सिलेज निकालता है। तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम वर्क करेगा। प्लस एक चीज और होगी, वो है इसमें कोएंजाइम A का जुड़ना, यानी कोएंजाइम A और आएगा इसमें। और कोएंजाइम A इसको तोड़कर जब एक CO2 निकल गई है तो इससे बनेगा आपका ये कंपाउंड। अब देखिए इसमें और इसमें आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी। ये जो स्ट्रक्चर है, ये दिस इज कॉल्ड एज एसिटिल ग्रुप, इसी को हम एसिटिल ग्रुप कहते हैं। और ये है कोएंजाइम A जो इसके साथ जुड़ गया है। तो अब ये बन गया एसिटिल कोएंजाइम A, एसिटिल कोएंजाइम A। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि ये जो
लाइन हम बोलने जा रहे हैं, ये लाइन आपकी आगे काम आने वाली है एम्फीबॉलिक पाथवे में, क्योंकि एसिटल कोएंजाइम एक की कंपोनेंट है, एक पेरेंट कंपोनेंट है जो बनता है दो और जगह से। पायरुविक एसिड से तो बनता ही बनता है, ये तो एक ग्लूकोज की, या आप जो पढ़ रहे हैं ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, उसमें ग्लूकोज सबस्ट्रेट है। जब आप आगे कक्षाओं में जाएंगे और क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर फैट को, और फैट बनता है फैटी एसिड से। और फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स लंबे कार्बन चेन वाले कंपाउंड होते हैं, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इस तरीके से इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन चेन जुड़ी होती है, बड़ी लंबी सी। तो इसमें दो दो कार्बन के कंपाउंड टूट कर एसिड, ये दो दो कार्बन कंपाउंड टूट कर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जानते हैं ना आप कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, फैट भी एनर्जी देता है, प्रोटीन भी एनर्जी देती है। तो कैसे देती है? उसका एक कॉमन कंपोनेंट होता है, वो होता है एसिटल ग्रुप। और ये एसिटल ग्रुप कहाँ से आता है? ये एसिटल ग्रुप पायरुविक एसिड से भी आ सकता है। आप दूसरी चेन बताइए हमने, फैटी एसिड से भी आ सकता है। यानी एक वे हो गया। एक तीसरा वे और भी है, वो है प्रोटीन का। प्रोटीन जो होते हैं किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड टूटकर क्या बना देता है? कोएंजाइम में। तो ये भी कोएंजाइम है। तो इन तीनों का संगम है, जैसे संगम होता है ना तीन नदियों का, ठीक वैसे ही यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों मेटाबॉलिज्म का एक संगम है, वो है ये एसिटल कोएंजाइम ए। इसको आप याद कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एसिटल कोएंजाइम ए जो होता है, अब इस एसिटल कोएंजाइम ए को, ये जो कन्वर्जन हुआ ये कहाँ हुआ? मैट्रिक्स में। कहाँ हुआ ये? मैट्रिक्स में। इसके सारे एंजाइम कहाँ है? मैट्रिक्स में है। तो अब आपने क्या सीखा? आपने सीखा पायरुविक एसिड है, 3 कार्बोनिल कंपाउंड है, पहले चरण में यानी पहले स्टेप में इसके एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, कार्बन टूट जाएगा और इसका एक एसिटल ग्रुप बन जाएगा जो कोएंजाइम ए से जुड़ जाएगा। ये काम होगा कहाँ? मैट्रिक्स में होगा। सर हम लोग तो रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज टूट कर, जैसे हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी ये वाली C6H12O6, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन हो गए, ये टूट कर बना देंगे 6H2 और प्लस 6 CO2। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन आपने कहीं भी ऑक्सीजन का भी नाम नहीं लिया और कहीं भी कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो आप इस टॉपिक को समझिए कि ऐसा क्यों होगा। देखो ये जो ग्लूकोज है ये टूट गया पायरुविक एसिड में, अभी ऑक्सीजन का रोल नहीं आया इसमें। पायरुविक एसिड जो टूटा है वो बनाएगा CO2, यानी ये हो गया। अब जो इसके हाइड्रोजन बचे, ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पर रेस्पिरेटरी चेन होती है जिसको हम कहते हैं ETS। अब ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है आप लोगों के लिए, तो हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं शॉर्ट में। बाकी इसका एक वीडियो कंप्लीट तैयार बना देंगे, इसको आप जो है चैनल पे देख लेना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये हाइड्रोजन जाएंगे और स्प्लिट हो जाएंगे प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। कहाँ टूटेंगे? इस जगह पर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब इस जगह पर टूटेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन की हेल्प से इस प्रोटॉन को बाहर पंप कर दिया जाएगा। बाहर कहाँ? बाहर माने आउटर चेंबर में, इस जगह पर पंप कर दिया जाएगा। और ये सारे प्रोटॉन जब बाहर पंप कर दिए जाएंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार होगा, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के तैयार होने से जब ये अंदर, इनकी एक टेंडेंसी होती है वापस मैट्रिक्स के अंदर आने की, क्योंकि ग्रेडियंट तैयार हो गया। तब ये अंदर आएंगे तो इसमें ऑलरेडी बहुत सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी की हेल्प से इसको बाहर पंप किया गया था। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से जब हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ घुसेंगे ऑक्सीसोम में, तो इस एनर्जी की हेल्प से ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी, और उन फॉर्मेशन को करने वाले पार्टिकल्स कहलाते F0 F1। लेकिन ये एपिसोड बाद का है, अभी ये समझना है। आपने यहाँ तक समझ लिया एसिटल कोएंजाइम ये आ गया, वेरी गुड। आप इस पूरे जो हमने आपका फ्लो बनाया है, इस फ्लो को आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम एसिटल कोएंजाइम ए। अब ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बन गया एसिटल कोएंजाइम ए, ठीक है ना। ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, हर जगह हमने कार्बन लिख रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पर एसिटल कोएंजाइम ए एक 4 कार्बन वाले कंपाउंड से जुड़ेगा जिसको बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इन शॉर्ट बोलते हैं OAA। अब शॉर्ट क्यों बता रहे हैं? ताकि ये जो साइकिल है उसको आप समझ सकें। इसमें हमने कुछ एडिशनल स्टेप जोड़े हैं जो थ्योरी में तो लिखे हैं, लेकिन आपके डायग्राम में कहीं नहीं है NCERT में। अब हमने क्यों जोड़े? हमने इसलिए जोड़े हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं से हिडन पार्ट तैयार करते हैं NCERT में, और उस हिडन पार्ट
एनसीईआरटी में बहुत सा जो हिडन पार्ट है, कहीं तो वो डायग्राम में शो कर देते हैं, नाम नहीं लिखते, कहीं वो पूरा थ्योरी में मेंशन कर देते हैं और डायग्राम में शो नहीं करते। तो आपको दोनों ही जगह ध्यान देना होता है। आपको अगर नीट में सफलता लेनी है तो आपको दोनों ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, डायग्राम भी याद करना पड़ेगा और आपको थ्योरी भी याद करनी पड़ेगी, और जहाँ पर जो चीज़ छुपी हुई है उसको हम निकलवाएंगे आपसे। तो ये सिंपल सी समझ लीजिए, एसिटिल कोएंजाइम ये 4 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ जुड़ेगा और उस 4 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम दोनों जुड़ जाएंगे, कोएंजाइम रिलीज हो जाएगा, ठीक। और ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड बनाएगा जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड बन रहा है, किसकी सिंथेसिस हो रही, सिट्रिक एसिड की, तो सिट्रेट सिंथेज, फिर से वही एंजाइम, एएसई मींस एंजाइम, सिंथेज माने सिंथेटिक करना, सिट्रेट माने सिट्रेट, यानी 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बन गया। अब 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड 2 लगातार रिएक्शन होते एक साथ। आपकी किताब में मेंशन है, सिट्रिक एसिड पहले बनाता है सिसैकोनिटिक एसिड और सिसैकोनिटिक एसिड फिर बनाता है आइसोसिट्रिक एसिड। आपकी किताब में ये वाला गायब है, आपका सीधा लिखा है सिट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रिक एसिड, तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रिक एसिड। अब आइसोसिट्रिक एसिड यहां पर जैसे ही आएगा उसके बाद यहां पर आपका दूसरा हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और उसको कौन ले जाएगा, निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी एनएडी। आइसोसिट्रिक एसिड ये काम करेगा और इस काम को चूंकि हमने पहले कह दिया हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसको क्या कहेंगे, डीहाइड्रोजन, डीहाइड्रोजनेशन कौन करेगा, डीहाइड्रोजनेज करेगा। सबस्ट्रेट कौन सा है, आइसोसिट्रेट, इसके साथ सबस्ट्रेट और जोड़ दो, बस हो गया एंजाइम का नाम। तो आपको एंजाइम का नाम याद करने की ट्रिक पहले ही से आती है। तो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज से आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। अब ये याद रखने वाली बात है कि आइसोसिट्रिक एसिड भी 6 कार्बन वाला है और ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि एसिटिल के 2 कार्बन अभी और निकलने हैं, यानी CO2 2 और जगह निकलेगी। तो पहला डीकार्बोक्सिलेशन इस जगह होगा, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा और CO2 निकल जाएगी, पहली CO2 निकल जाएगी और ये CO2 निकलेगी तो इसके कार्बन कितने रह गए, 5। अब इसको कहेंगे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, 5 कार्बन वाला अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड आपकी किताब में मेंशन है। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन वाला है, यहाँ पर रिएक्शन होगी और इससे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, फिर से वही हाइड्रोजन लेने वाला कौन होगा, NAD होगा। अब दूसरा CO2 भी इससे बाहर निकल जाएगा, है ना, दूसरा CO2 भी बाहर निकल जाएगा। अब इसमें डीहाइड्रोजनेज एक्टिविटी भी हो रही है और CO2 भी बाहर निकल रहा है, यानी डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी हो रही है। अब ये बन जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब कोएंजाइम ए कहां से आया, कोएंजाइम ए इसमें जुड़ गया आकर, कोएंजाइम ए जुड़ गया आकर तो बन गया क्या, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब चूंकि एक CO2 और निकल गई है तो कितने कार्बन बचे, 4। अब अल्टीमेटली सक्सिनिल कोएंजाइम ए को ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में ही कन्वर्ट होना है, लेकिन इस प्रोसेस के बीच में हाइड्रोजन और निकलने हैं। तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए फिर काइनेज एक्टिविटी होगी। यहाँ पर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम आपको बैलेंस शीट ऑफ ATP समझाएंगे तो ये स्टेप आपको परेशान करेगा। सक्सिनिल कोएंजाइम ए यहाँ से काइनेज एक्टिविटी होगी और इससे एक GTP में बदल जाएगा। अब जिन बच्चों ने मेरा बायोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड देखा होगा वो जानते होंगे ये GTP और GTP क्या है। ATP तो सबने सुना है, GTP कोई नहीं जानता। इसको बोलते हैं ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी ATP जैसे ही मॉलिक्यूल होता है। ये अपना GDP जो होता है इससे एक फॉस्फेट ले लेगा और GTP यानी बना देगा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से फिर से एक ADP इसका फॉस्फेट लेकर ATP को बना देगा। तो यहाँ पर एक ATP का डायरेक्ट सिंथेसिस होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्ट सिंथेसिस ATP की कितनी होती है क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल में एक क्रेब्स साइकिल पूरी पायरुविक एसिड की एक पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल के एक साइकिल में एक ATP बनता है डायरेक्ट, ठीक है। इस डेटा को अच्छे से नोट कर लेना। अब आ जाते हैं अगले पे, सक्सिनिक एसिड जैसे ही बन जाएगा। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इसमें एक एंजाइम लिखा है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। ये बहुत अजीब एंजाइम है क्योंकि ये एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं होता, ये इनर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एंजाइम है। क्योंकि यही एक एंजाइम ऐसा है जिसके साथ जब ये हाइड्रोजन अपने निकालेगा तो ये FAD को देगा। इसका जो FAD कंपोनेंट है वो
ETS में हम आपको समझा देंगे, वहाँ पर FAD से जुड़ा हुआ है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजन से जितने भी हाइड्रोजन निकलते हैं वो FAD लेता है, इसको बोलते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। जैसे NAD है वैसे FAD है, लेकिन दोनों की कार्य क्षमता में फर्क है थोड़ा सा। अभी हम जब ETS का समझाएंगे तो बता देंगे। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, पहली बात तो ये समझ लीजिए कहाँ पर है, इनर मेम्ब्रेन में। ये एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है नीट का। दूसरा, इसके हाइड्रोजन कौन लेता है, ये FAD। ये दूसरा क्वेश्चन है नीट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बना देगा, FADH2 बना देगा। और इसकी वजह से क्या चीज़ बनेगी, फ्यूमेरिक एसिड। ये भी 4 कार्बन वाला। अब कार्बन कम नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले कह दिया 2 एडिशनल जो कार्बन यहाँ से मिले हैं, यही 2 एडिशनल कार्बन CO2 की फॉर्म में निकल गए। अब जो बचेंगे 4 कार्बन, उनको वापस इसी फॉर्म में आना है, OA में, यानी ऑक्जेलोएस्टिक एसिड फॉर्म में, है ना। तो ये फ्यूमेरिक एसिड बना, फ्यूमरेज एंजाइम से रिएक्शन हुई, मैलिक एसिड बन गया। मैलिक एसिड फिर हाइड्रोजन दे देगा एक, और यहाँ पर जब हाइड्रोजन जब निकलेंगे तब इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेज। आपको याद क्या करना है, आपको ये याद करना है कि कहाँ कहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और कहाँ कहाँ से CO2 निकल रहा है, ठीक है। अगर आपको एंजाइम याद नहीं भी रहते तो कोई भी बात नहीं, लेकिन एंजाइम को याद करने का तरीका हम बता चुके हैं आपको, तो एंजाइम लिखने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी कॉपी से आपकी कॉपी स्पेशल हो जाएगी। मैलिक एसिड डिहाइड्रोजनेज से यहाँ पर रिएक्शन होगा, NAD हाइड्रोजन को ले लेगा और बदल जाएगा ऑक्जेलोएस्टिक एसिड में, 4 कार्बन वाले कंपाउंड में, और ये साइकिल फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी। अब ये जितने निकले हैं, ये और एक आया आपका ग्लाइकोलिसिस से NADH। ये सारे के सारे अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ चल पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचने के बाद ये अपना काम करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ATP फॉर्मेशन, और इसको इसीलिए कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब यहां पर आपके CO2 तो तैयार हो गए, लेकिन अभी हाइड्रोजन में जो एनर्जी भरी हुई है उस एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ ATP, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या है, अल्टीमेटली रेस्पिरेशन इज द लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड है, तो इसका जो एरोबिक रेस्पिरेशन साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है। पायरोबिक ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद अब इसका हमने पहले ही बता दिया था कि साइटोप्लाज्म वाला पार्ट कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, ये यहां हो गया। फिर दूसरा पार्ट कहलाता है क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहां पर जो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज है, ग्लाइकोलिसिस हुई है, उससे जो पायरुविक बने वो मैट्रिक्स में चले गए। मैट्रिक्स में ये सारी प्रोसेस हुई और इसके हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया और कार्बन को CO2 के फॉर्म में लिबरेट कर दिया गया। अब जो बचा हाइड्रोजन, अब वो चलेगा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू। तो अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आप पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस तरीके से आपको समझना है कि अगर आपने इसको एक बार समझ लिया ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको समझा देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमोऑस्मोटिक या केमियोऑस्मोसिस थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा टिपिकल टॉपिक लगते हैं बच्चों को। तो आप क्रेब्स साइकिल के सारे फैक्ट समझ गए होंगे, और हमने पहले ही बता दिया कि इसको अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फॉरेन लाइन याद करनी पड़ेगी। केवल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी NCERT में लिखा हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सिंपल तरीके, बहुत सादा तरीके से हमने आपको समझा दिया है। आप इस वीडियो को सेव कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास ऐसे वीडियो आते रहें नीट के लिए और आपके पर्पस जो CBSE के एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।